गुड इवनिंग गाइज, मैं मोहम्मद नौशाद, एसएससी ट्रेनर इन डायनामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सो आज मैं आपके सामने एक अपने नए वीडियो के साथ हूँ और वो निवोश एग्ज़ाम जो 3 फरवरी को 2021 को हुआ था उसके बारे में। सो हम आज जानेंगे सिनेरियो क्या था, 3 फरवरी को पूछा गया था, क्वेश्चंस क्या थे एंड बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है वो थे। तो ये बेनिफिट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आंसर लिख रखा है। अब वो अपने आंसर्स को एक बार देख सकते हैं कि मैं जब आंसर कर रहा हूँ तो उसमें क्या किन चीज़ों के बारे में बातें करूँगा, उनका आंसर क्या हो सकता है। एंड आई नो इट्स क्वाइट डिले, ये डिले हो चुका है मुझे, बट क्योंकि मैं बिज़ी था, बट फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं आपसे बातें करूँ 3 फरवरी एग्ज़ाम के बारे में कि क्या क्या था। बहुत से बच्चे अभी भी नहीं पता उन्हें सिनेरियो और क्वेश्चन के बारे में, तो चलो देखते हैं क्या है वो। सो गाइज दिस इज़ द सिनेरियो। मैं सिनेरियो पूरा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ी थोड़ी बातें करूँगा ताकि हम क्वेश्चन से ज़्यादा बात कर सकें। सो सिनेरियो ये है कि इसमें जो मेन सेंटर है वो सेंटर आप हो और आप एक कोऑर्डिनेटर हो। तो निवोश ने आपको बनाया कोऑर्डिनेटर और आपके बारे में बातें की जा रही है कि आप कोऑर्डिनेट करोगे बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साइट है वहाँ पर। सीनियर मैनेजर ने चाहा कि आपके साइट पर सेफ्टी हो, वो इम्प्लीमेंट हो, बिहेवियर लोग सेफ बिहेवियर करें, इसके लिए उन्होंने प्रोग्राम एक रन किया और चाहा कि आप उस जो ऑडिट्स होंगे बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम रन होगा उसके आप कोऑर्डिनेट करेंगे, राइट। इसके लिए उन्होंने ऑडिटर्स रखे और ऑडिटर्स आगे जाकर पता चलेगी वो हमारी साइट के लोग हैं जो ट्रेंड ऑब्जर्वर्स हैं, वो ऑडिट करेंगे। सो खैर हम आगे बात करें इसमें ट्रेंड ऑब्जर्वर के बारे में। सो इसमें जो ट्रेंड ऑब्जर्वर एक ऑडिट उन्होंने स्टार्ट की, अच्छी बात ये है कि जो अनसेफ बिहेवियर और सेफ बिहेवियर दोनों को वो नोटिस कर रहे हैं। सिर्फ सेफ बिहेवियर, ऐसा होता है कि बहुत बार अनसेफ बिहेवियर ही ऑडिट होती है और सेफ बिहेवियर नहीं होता, बट दोनों को कर रहे हैं। जो जिन्होंने सेफ बिहेवियर किया उनको वो ये अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, साथ ही जो अनसेफ किया उनको वो फीडबैक भी दे रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बातें की जा रही हैं कि इसमें आप जो कोऑर्डिनेट करोगे 10 ऐसे ऑब्जर्वर्स को, जिसमें से प्रेग्नेंट लेडी भी हैं जो कि एक्सपेक्टेड मदर हैं और यंग अप्रेंटिस भी हैं। ओके, इसमें जब ऑडिट हो रही तो ऑडिट वो एक कॉमन चेकलिस्ट के आधार पर है ऑडिट हो रही है। कौन सी ऑडिट? बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट्स। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करें अगर 3rd पैराग्राफ में, तो इसमें आपको रिपोर्ट करना है एक सुपरवाइजर को, बट वो सुपरवाइजर आपसे कन्विंस नहीं है। इवन जो सीनियर मैनेजर्स है वो भी कन्विंस नहीं है। ओके, जब कन्विंस नहीं है तो मतलब कि यहाँ पर आप उन्हें समझा नहीं पर, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जस्ट इसका कोई वैल्यू नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, बट फिर भी एक मैनेजर है जो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको फंड देता है, जो नेक्स्ट 150 स्टाफ हैं उसको ट्रेनिंग अटेंड करने का, बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम रन करने का, तो इसमें एक बेनिफिट भी दिख रहा है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ है। सो आप अपने सुपरवाइजर से बात करते हो और पता ये चलता है कि सुपरवाइजर ने कहा कि लास्ट एक एक्सीडेंट हुआ था 2 सप्ताह पहले एक कॉन्ट्रैक्टर का, और वो कॉन्ट्रैक्टर साइट पर काम करने आया था और टेक्निकल था, उसको एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में वो चाहता है सुपरवाइजर कि आप जो इसको फिर से एक्सीडेंट रिपोर्ट को देखो और आप किसी को ब्लेम करो कि भैया इसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो ये चाहता है, ठीक है। बट आप जब उसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में ये आ रहा है कि यार ये प्रॉब्लम है, बट आप जानते हो कि मैक्सिमम 70% तक जो एक्सीडेंट रुक सकता है गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के थ्रू, तो ये अल्टीमेटली मैनेजमेंट फेल्योर है। बट वो सुपरवाइजर चाहते हैं कि नहीं, आप ह्यूमन एरर इससे बनाओ और बताओ कि किसने ये गलती की है, किस ब्लेम कल्चर्स को वो कैरी ऑन करना चाहता है। बट आप उससे कन्विंस नहीं हो, आप उससे बात भी करते हो, डिबेट भी करते हो, फिर भी ऑडिटर ने आपको कहा, उसने सुपरवाइजर ने कि नहीं आप इसको फिर से एक बार रिव्यू करो, देखो इसे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आपने 3 प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जो कि ऑडिट में होता है। आप कॉन्ट्रैक्टर से पहले आप बात करते हो जिसका इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो पता ये चला कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके नी इंजरी हुई, 1 सप्ताह के लिए काम से ऑफ रहा। जब उससे आप बात करते हो पता ये चलता है कि उसके लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है ये एक्सेप्टेबल है, ये होता है, अनसुपरवाइज वर्क होता है और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या एक कॉन्ट्रैक्टर क्या सोच रहा है जब वो काम करने जा रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव कल्चर है या नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। उसके बाद इसी में आगे बात पता चला कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि हालांकि उसने परमिट लेकर ही काम किया था और परमिट पर ही काम किया था, और जब वो स्टार्टिंग में साइट पर आया था उसे इंडक्शन ट्रेनिंग भी दिया गया, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी दिया गया था, बट उसके बाद कोई सुपरवाइज़र या कोई भी ऐसा अथॉरिटी उन्हें उस कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने अप्रोच नहीं किया सेफ्टी को लेकर। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये सिनेरियो क्या कहना चाह रही है। ओके,
जब उस कॉन्ट्रैक्ट ने बताया कि जब वो साइट से गया अपने काम का इंस्ट्रक्शन लेने के बाद परमिट लेने को परमिट इश्यूअर के पास, तो परमिट इश्यूअर ने बताया कि वो काफ़ी बिजी है और एक दिन में लगभग 75 परमिट देता है। और ये परमिट तो उसने क्या किया, एक फील्ड परमिट और बिफोर आई मीन विदाउट गोइंग टू साइट फिजिकली विजिट, उसने क्या किया, एक पहले से फील्ड पहले से अज्यूम किया हुआ एक परमिट को बनाया और उसे दे दिया गया कि यार ये ले जाओ कॉन्ट्रैक्टर्स को। और क्योंकि उसको उस परमिट इश्यूअर को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इसमें कोई हज़ार्ड्स नहीं है, छोटे मोटे ही हज़ार्ड्स होंगे, तो आप ले जाओ। तो आप समझ सकते हो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। सो द साइट परमिट टॉक टू विद द कॉन्ट्रैक्टर अबाउट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द जॉब एंड क्लियरफाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हज़ार्ड्स। एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि जो इश्यूअर है वो इशू कर रहा है परमिट, वो आपको नेचर ऑफ एक्सीडेंट्स हज़ार्ड्स के बारे में बता रहा है, साथ में कंट्रोल की बात बता रहा है। बट प्रॉब्लम यही है कि वो ड्यूली फिल्ड और पहले से फिल्ड है, कंप्लीटेड है, वो परमिट आपको दे रहा है। ओके, और क्योंकि वो इसलिए दे रहा है कि वो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है और उसे वो उस वर्क एक्टिविटी को जिससे आप परमिट मांगने जा रहे हैं उसे कम आंक रहा है। अब जब आप साइट पर फिजिकली विजिट करते हो तो आपको पता ये चलता है कि जो साइट है वहाँ पर आपको देख रही है, लग रहा है कि जो मशीनरी पार्ट्स है उसमें टेक्निकल टीम ने ओवर ऑयलिंग किया था। ऑयलिंग करने के दौरान जो फ्यूल है वो ओवर ऑयलिंग होने की वजह से नीचे जो प्लेटफॉर्म उस पर गिरा और वो कोटेड हो गया, ऑयल कोटेड हो गया। जब उस पर कॉन्ट्रैक्टर गया तो वो स्लिप करता है और वो फॉल होता है। फॉल होने के बाद उसकी इंजरी होती है, नी में इंजरी होती है, वो आउट ऑफ वर्क होता है। तो आपको ये भी पता चला। तो आपने तीनों पार्ट को देखा, अपने वर्कर से भी बात की, अपने साइट विजिट किया और परमिट भी देखा कि परमिट में कहाँ प्रॉब्लम है। तो परमिट ड्यूली फिल्ड परमिट है, पहले से प्रिपेयर्ड है, साइट विजिट नहीं होता, उस परमिट को इशू करने के लिए परमिट इश्यूअर के द्वारा जल्दी भी किया गया। साइट विजिट करते हुए पता चला कि वहाँ प्रॉब्लम दिखता है आपको कि ओवर ऑयलिंग हुआ था, जिसकी वजह से हुआ है, कोई क्लीनिंग नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं। उसके बाद जब आप वर्कर से बात करते हो, वर्कर रेडी है कि यार एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। तो आपको समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द चेकलिस्ट ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर्स ड्यूरिंग दिस बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट। सो यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। तो इसमें जो आंसर लिखना है वो ये है कि 10 नंबर मार्क्स है। फर्स्ट क्वेश्चन सर, तो बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट्स के बारे में, तो इसमें दो चीज़ें समझनी होगी, पकड़ना होगा आपको। एक तो चेकलिस्ट का बेनिफिट क्या है, ओके, इसमें चेकलिस्ट का बेनिफिट क्या है। सेकंड, इसमें बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी चेकलिस्ट का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी, सिनेरियो से मिल जाएगा, बट फिर भी आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालें और अपने एक्सपीरियंस को, अपने नोटबुक को भी आप रेफर कर सकते हो, बट कॉपी मत करना। एक्चुअली करना क्या, आपने कॉपी किया अब तो हो चुका है, बट नेक्स्ट एग्जाम के लिए कॉपी नहीं करेंगे हम। सो उसमें हमें ये मेंशन करना है कि बेनिफिट क्या है चेकलिस्ट का। आप जानते हो चेकलिस्ट बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप फोकस कर पाते हो कि आपको ऑडिट किस चीज़ के लिए करना है। ऑडिट बेस्ड चेकलिस्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सिनेरियो की बात करें तो एक कॉमन चेकलिस्ट इशू किया गया था। उसके बाद इसमें चेकलिस्ट में क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड होते हो, प्री डिसाइडेड होता है, तो ये एक बेनिफिट्स होता है। उसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप आगे लिखोगे, फिर चेकलिस्ट बेनिफिट्स एंड स्पेशली आपको मेंशन करना है कि बिहेवियर जब हम सेफ्टी की ऑडिट करते हैं उसके चेकलिस्ट में क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट employers obligation are likely to have been contravened leading to the context accident in the scenario। So इस क्वेश्चंस में आप देखो, इसमें लिखा गया कि you only need to consider those obligation placed upon the employer under the recommendation 10 of the international labor organization ILO के बारे में, recommendation 164 occupational safety and health recommendation 1981 so 164। So you should support your answer where applicable using the relevant information from the scenario। So इसमें जब आप आंसर लिखोगे ना इसको, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा ILO का रिकमेंडेशन 164, ओके, रिकमेंडेशन 10 और जो कि 1981 के में हुआ था। तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं। ओके, तो अब मैं फिर से बात करता हूँ आपके लिए। सो गाइस, मैं बात कर रहा था कि जब आप टास्क 2 क्वेश्चन नंबर 2 आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर लिखने के लिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ILO के रिकमेंडेशंस 164 जो कि 1981 का है उसे हमें चेक करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन नंबर 10 चेक करना पड़ेगा। और उसमें आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एम्प्लॉयर के लिए कुछ रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आप जो सिनेरियो आपने पढ़ा उस सिनेरियो में वो कौन कौन से इम्प्लीमेंट हुए। ओके, लाइक एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो
इंस्ट्रक्शन दे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, सुपरविजन प्रोवाइड करे, सेफ वर्क प्लेस दे, और इसके अलावा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दे, इक्विपमेंट सेफ दे। तो क्या आपको सिनेरियो पढ़ते हुए ये समझ में आ रहा है कि क्या ये पॉइंट्स फॉलो किए जा रहे हैं? ओके, तो अगर अब वो करना क्या है, जब आंसर आपको लिखना है, सो आपके आंसर सिनेरियो को सपोर्ट करते हो, साथ में आईएलओ के जो रिकमेंडेशन उसको सपोर्ट करते हो। तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपके दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब आप सिनेरियो से भी पॉइंट्स उठाएं और उसको रिकमेंड करें, रेफर करें आईएलओ से, तो समझ में आ जाएगा कि आईएलओ जो कह रही है सेफ वर्क सिस्टम की, तो क्या अपने साइट पर सिनेरियो के आधार पर वो सेफ वर्क सिस्टम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं यू ट्राई टू इन्फॉर्म टू द सुपरवाइजर दैट द रूट कॉज ऑफ अनसेफ बिहेवियर आर यूजुअली मैनेजमेंट फेलियर बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट मैनेजमेंट फेलियर आर लाइकली टू हैव द कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट्स। तो आपके साइड पे जो एक्सीडेंट हुआ नी इंजरी वाली सिनेरियो के आधार पर, उसमें मैनेजमेंट का फेलियर कहाँ पर लगता है, वो सिनेरियो से पता करें और देखेंगे वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर कौन कौन से हैं जहाँ पर मैनेजमेंट फेलियर दिखता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप बात करें मैनेजमेंट फेलियर में जो आपका परमिट इश्यूअर है वो काफ़ी बिजी है क्योंकि उसको वर्कलोड ज़्यादा है, और वर्कलोड ज़्यादा है कि एक दिन में 75 वो वर्क परमिट इशू करता है। दिस इज फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट, ओके, टू शॉर्टेज ऑफ द एक्चुअली परमिट इशूअर। इसके अलावा हम बात करें जो वर्कर्स है, जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको बस इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान सुपरवाइजर मिला और उसे इंडक्ट किया, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी, बट उसके बाद वो नज़र नहीं आया, तो इट इज़ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मैनेजमेंट फेलियर के बारे में, जहाँ मैनेजमेंट या सुपरवाइजर और सीनियर मैनेजमेंट सोचते हैं कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली द थिंग्स वी कैन ब्लेम समवन, ब्लेम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और वो ब्लेम नहीं करते बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट पर। तो दीज आर द रूट कॉज फॉर द एनी एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें असेसिंग द परमिट टू वर्क सिस्टम। सो इसमें क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट एप्लीकेबल ऑन द परमिट टू वर्क सिस्टम। तो हम यहाँ बात करेंगे 10 नंबर मार्क्स है और इसमें बात करेंगे वर्क परमिट से रिलेटेड जो भी बातें सिनेरियो में दी गई हैं, जो पॉजिटिव हो निगेटिव हो। तो नेगेटिव बातें करें या पॉजिटिव हो, उसमें कमेंट डालना है। तो वर्क परमिट जो फॉलो की जा रही है साइट पर वो विदाउट फिजिकली विजिट की जा रही है, ओके, एंड जो परमिट इशूअर है वो विजिट नहीं कर रहा, साथ में परमिट इशूअर ड्यूली फील्ड पहले से फील्ड है, उस वर्क परमिट को फॉलो कर रहा है। उसके अलावा इस वर्क परमिट में पहले से अज्यूम कर रखा है इशूअर ने कि यार ये बड़ा हैजार्ड नहीं होगा इससे। उसके बाद वर्क परमिट जब इशू कर रहे हैं वो, तो ये ध्यान रखें कि इसमें एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले, सुपरविजन करने वाले लोग नहीं है साइट पर। सिर्फ वर्क परमिट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो गया, लेकिन साइट पर जाकर कोई इम्प्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा देखने वाले लोग नहीं है, ओके। तो दीज आर द these are the comments we can use in the when we writing number 4 answers, ओके। परमिट टू वर्क सिस्टम पे जब हम सिनेरियो से निकालें, कमेंट्स लिखें तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूँ, उसमें जो क्वेश्चन है अगेन 10 नंबर्स का है, तो जब आप लिखेंगे तो 10 नंबर का मार्क्स है, तो 11, 12 आप 13 लिख सकते हैं, ओके। इसलिए बट ध्यान रखना पड़ेगा आपको वर्ड काउंट, ओके। तो वर्ड काउंट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द साइट सुपरवाइजर गेव द कॉन्ट्रैक्टर्स इंडक्शन ट्रेनिंग व्हेन दे अराइव्ड ऑन साइट, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द ट्रेनिंग। सो आप जानते हो वर्किंग हो और आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है कि साइट पर इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों किया था, उसका बेनिफिट्स क्या है। सो यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। सो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिनेरियो में ये मिलता है कि कॉन्ट्रैक्टर का इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ, सुपरवाइजर ने किया, बट वो लास्ट था, उसके बाद कुछ नहीं था। तो अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब इंडक्शन ट्रेनिंग वैसे भी हम करते हैं फर्स्ट टाइम जब कोई आता है उसके बाद ही हम करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, चाहे वो किसी लेवल का हो। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में हम किन किन बातों को शामिल करें, इसकी बात है। जैसे आप जानते हो इंडक्शन ट्रेनिंग में हम साइट को इंट्रोडक्शन करते हैं, साइट को इंट्रोड्यूस करते हैं, साइट के मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग में हम लोकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं जोन्स की बात करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, अपने साइट की पॉलिसी की बात करते हैं, अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको सिनेरियो में मिलता है तो वहाँ से पिक करें, अदरवाइज आपको पता है ये। तो सो यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आपको सिनेरियो से मिले, बट आपको जहाँ भी मिलता है सिनेरियो से वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।
6 नंबर जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द सिनेरियो, 2 क्वेश्चन इसमें, एक 15 नंबर्स का, एक 5 नंबर्स का। सो फर्स्ट 15 नंबर की बात करें, व्हाट आर द पॉजिटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द फूड मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो जिस सिनेरियो में आपको मिला, इस सिनेरियो जो आपने पढ़ा, इस सिनेरियो में फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर क्या मिला, जैसे कि सीनियर मैनेजर सपोर्ट करता है आपको, और वो एक बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम रन करने की चाहता है, आपको कोऑर्डिनेटर एज ए कोऑर्डिनेटर रखा है, साथ में आपके साइड के जो ट्रेन पर्सन उसको ऑब्जर्वर रख रहा है। ओके, ये पॉजिटिव पार्ट कल्चर, सेफ्टी कल्चर में आता है। इसके अलावा एक सीनियर मैनेजमेंट आपको, सीनियर मैनेजर एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है, 150 जो स्टाफ है उसको ट्रेन करने में उसको फंड भी आपको दे रहा है। ओके, इंडक्शन ट्रेनिंग भी हो रहा है साइट पर। ओके, साथ में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की भी अप्रोच की जा रही है। सब का सब पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मैं नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी इंडिकेटर्स की बात करूँ, कल्चर्स की बात करूँ, तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आपको मिलेंगे, 5 के बहुत सारे मिल जाएंगे। लाइक सुपरवाइजर और मैनेजर जो हैं, मिडिल मैनेजर, वो क्या करें, बिलीव नहीं करते हैं कि दे थिंक्स दिस इज नॉट वैल्यू। उसके अलावा वो बिलीव करते हैं कि जो ब्लेम कल्चर वो सही, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ह्यूमन फेलियर्स होते हैं, बट कोऑर्डिनेटर बिलीव करता है कि नहीं, दिस इज द I mean, not only we can say it's a blame of culture. I mean, it is human failure, but we can say it's a failure of the management. So, negative culture में हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि और क्या क्या नेगेटिव कल्चर है। तो देखिए, परमिट्स विदाउट फिजिकल विजिट वो इशू किया जा रहा है। परमिट के बारे में पहले से एज्यूम किया जा रहा है कि ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है और ड्यूली फील्ड है, पहले से प्रिपेयर किया गया है, साइट पर कोई सुपरविजन नहीं होते इंडक्शन के बाद। ये सारे नेगेटिव हेल्थ सेफ्टी कल्चर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं, आप लिख सकते हैं आराम से। 7 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली प्लान, डू, चेक एंड एक्टिविटीज साइकिल पर निर्भर बेस्ड है, और ये ISO 45001 2018 में जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके आधार पर ये दिया गया है। सो प्लान, डू, चेक एंड, जो उन्होंने पढ़ा है वो आराम से कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें 10 पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, और उस 10 पॉइंट्स में आपको PDCA साइकिल को अरेंज करना है। कहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशंस इसमें एक्चुअली ये सब के सब सिनेरियोज के बेस पर हैं, तो ABC जो भी यहाँ पर लिखा है I तक, वो सब के सब सिनेरियो में मिल जाएंगे। और आपको ये बताना है, अरेंज करना है कि एक्टिव मॉनिटरिंग, लेट्स सपोज एक्टिव मॉनिटरिंग किस में आएगा, क्या वो प्लान में आएगा, क्या डू में आएगा, चेक में आएगा, एक्ट में आएगा, वो आपको करना है इसमें। ओके, नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है, 5 नंबर और 15 नंबर। सो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वर्कर्स यू शुड टेक पार्ट इन द वर्कप्लेस रिस्क असेसमेंट। तो आप जानते हो साइट पर जब रिस्क असेसमेंट आप करते हो तो आपको समझना चाहिए कि 2 तरह के वर्कर्स साइट पर मिलेंगे, एक इंटरनल मिलेगा, एक एक्सटर्नल मिलेगा। तो इंटरनल जो भी है, चाहे सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ओके, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स है, ओके, टेक्निकल सपोर्ट के वर्कर्स हैं, कोऑर्डिनेटर है, ये सब के सब मिलेंगे। और जब एक्सटर्नल की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है ऑडिटर्स हों, ओके, ऑडिटर्स हो सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वर हो सकते हैं, जो कि अब सिंपली ये समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल वो बंदे हैं जो रेगुलर साइट पर काम नहीं करते, इंटरनल वो है जो साइट पर रेगुलर काम करते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि आपको कौन कौन से वर्कर मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि इंटरनल कौन है, एक्सटर्नल कौन है, इसको लिखना है। इसमें लिखा कि कौन कौन से वो आपके वर्क फोर्सेस साइट पर हैं जिनको आप रिस्क असेसमेंट करते समय आपको इसमें क्या करना है, इनको काउंट करना है। तो आप लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि जब हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चंस की, तो इसमें लिखा हुआ है, वन ऑफ द रिकमेंडेशन from you investigation was the review the risk assessment, decide to analyze the existing control measures for the maintenance task where the contractor was injured. So using the general hierarchy of risk control framework, comment on the control measures, you should support your answer where applicable using relevant information from the scenario. तो ये एक्चुअली हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का जो एक फ्रेम है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे आप जानते हो कि जब हम हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल लगाते हैं तो सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ हम बात करते हैं, हजार्ड्स की बात करते हैं, और उसके बाद मिटिगेट, मिनिमाइज या सब्स्टिट्यूट ऑफ हम रिस्क की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल की बात करते हैं, हम फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं PPs की। तो आपको सिनेरियो के आधार पर आपको इन्हें सर्च करना पड़ेगा इसमें से कि एलिमिनेशन ऑफ रिस्क या एलिमिनेशन ऑफ रिस्क की बात करें तो वो कैसे हम रिस्क को एलिमिनेट करें, और वो पॉइंट्स क्या सिनेरियो में हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करने के पॉइंट्स हैं, क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, या PPs है। तो इसके आधार पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा जो कि सिनेरियो में है। सो गाइस, ये था मैं एग्जैक्टली
आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताने जा रहा था, बस ओवरव्यू दे रहा था। शायद आपने लिखा इसी तरह से लिखा होगा या कुछ अलग लिखा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि आपने क्या अलग लिखा है। क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैंने आपके बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं वो मैंने बताया। तो गाइज इसी तरह से सपोर्ट करें, प्यार दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आगे भी काम करते रहें और लोगों को इससे बेनिफिट मिलता रहे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस presentation, this video. So fully आप आगे भी इस तरह से प्यार दें। So thank you for guys and stay safe and healthy until my next video. Thank you.